गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम। मेरे साथ मौजूद है पूजा और दीपा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए, सनी देओल के बंगले की नीलामी पर रोक लग गई है। बैंक ने नीलामी पर लगाई है रोक। आपको बता दें कि सनी देओल पर बैंक ऑफ बड़ौदा का 56 करोड़ रुपए का लोन है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर बैंक ने ये फैसला बदल दिया है और अब नीलामी पर रोक लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो देखिए, सनी देओल के बंगले को लेकर नीलामी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन बैंक ने उस पर अब रोक लगा दी है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सनी विला की नीलामी पर रोक लगा दी है बैंक ने। 24 घंटे के अंदर फैसला बदल लिया, वजह क्या इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर कारण अभी तक नहीं बताया गया है क्योंकि ये नोटिस अखबार में आया हुआ है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नोटिस जो है उसे बदल दिया है। 24 घंटे पहले जो नोटिस दी गई थी और अखबारों में इश्तेहार किया गया था, उसमें यही लिखा गया था कि सनी विला जो कि मुंबई के जुहू इलाके में है, क्योंकि उसका लोन नहीं चुकाया गया है और ऐसे पर उसकी नीलामी की प्रक्रिया से वो बंगला गुजरेगा और नीलाम होगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ये फैसला बैंक ने बदल दिया है और अब नीलाम नहीं होगा और पूरी प्रक्रिया को हटा दिया है। इस प्रकार की जानकारी आज के अखबार में साझा की है। अब यही सवाल उठता है कि एक बार नीलामी की प्रक्रिया में जाने के बाद आखिरकार बैंक 24 घंटे के भीतर अपना फैसला कैसे बदल सकता है और नीलामी की प्रक्रिया कैसे रोक सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। देखिए, आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में एक बार फिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 90 सीटों में से बीजेपी 35 से 41 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने के आसार। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करते दिख रही है। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 46% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा 48 से 54 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी को 41% वोट शेयर के साथ 35 से 41 सीटें और अन्य को 13% वोट शेयर के साथ 0 से 3 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं। सर्वे में बीजेपी के 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर भी सवाल पूछे गए। 58% लोगों ने फैसले को सही बताया तो 28% लोगों ने गलत। 14% लोगों ने कहा उन्हें पता नहीं है। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भतीजे विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारने पर भी जनता से सवाल पूछे गए। 46% लोगों ने हाँ में जवाब दिया तो वहीं 43% लोगों ने फैसले को गलत बताया और 11% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं। सर्वे के हिसाब से जिस तरफ जनता का रुझान जाते हुए दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ का किला जीतने के लिए और ज्यादा मेहनत और प्लानिंग के हिसाब से काम करना होगा। चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी में मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 सितंबर को होना है। अब ऐसे में वहां पर चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली और इसी दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंक दी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार के दौरान जिस शख्स पर स्याही फेंकी गई वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान मऊ के अदरी गांव के पास प्रचार करने पहुंचे थे। जैसे ही वो कार से उतरकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, इसी बीच किसी ने उन पर स्याही फेंके जाने पर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और इसे साजिश बताया। हर लोगों का समर्थन भारी पैमाने पर मिला है। पूरी तरीके से आज ही उन्होंने चुनाव जो हार मान लिया है। दारा सिंह चौहान के हमले के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज कसा। अपनों ने ही अपनों पर दाग लगाया। इंक कान में हर बार दोषी पकड़ा गया, पर ये वाला हाथ क्यों नहीं आया? हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। ये खेल अब पुराना हो गया है। अब जनता सब समझती है। वो पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन यूपी के सियासी समीकरण बदलने के बाद वो फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में यूपी का सियासी पारा हाई है। अब न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और हमले के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीर है कांग्रेस विधायक छन्नी साहू पर जानलेवा हमले की। जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव के खुज्जी विधानसभा पहुंची, तभी शराब के नशे में एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकू से किए गए हमले में कांग्रेस की महिला विधायक छन्नी साहू घायल हो गईं, जिन्हें फौरन ही अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर विधायक की सुरक्षा में चूक क्यों हुई? कैसे आरोपी महिला विधायक के करीब पहुंच गया और चाकू से हमला बोल दिया? सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर शख्स नशे में था तो उसके विधायक के पास तक कैसे पहुंचने दिया गया? हालांकि विधायक पर हुए हमले के दौरान ही आरोपी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। हमला करने वाले आरोपी का नाम खिलेश्वर सिन्हा बताया गया, जिसे थाने में ही रखा गया है। लेकिन कांग्रेस विधायक पर हमले को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और भूपेश बघेल सरकार को कानून के मुद्दे पर घेर लिया। बीजेपी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और राज्य में गुंडा राज कायम हो चुका है। देखिए, बिहार जातिगत सर्वे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट आज ये तय कर सकता है कि सर्वे के आंकड़े जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई जाएगी या फिर नहीं। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सर्वे का डाटा सार्वजनिक न किए जाने की मांग पर भी सुनवाई होनी है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, सारे डेटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। जातीय जनगणना का डेटा पब्लिक नहीं किया जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से डाटा रिलीज करवाने की मांग की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी 7 अगस्त को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की थी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति आधारित जनगणना का काम 80% पूरा हो चुका है। अगर 90% भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई की थी। सारी दलीलें सुनने के बाद 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। चीन पर राहुल गांधी के एक बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी के नेता जहां कांग्रेस पर चौतरफा वार कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी लगातार हमले का जवाब दे रही है। तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है। चीन पर राहुल गांधी के इसी बयान पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा वार कर रही है। वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं? और हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार इतिहास उठा करके ये पढ़ लेना चाहिए कि उनके नाना के जमाने में कितनी जमीन गई थी। बीजेपी ने जवाब दिया तो कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल के बयान का समर्थन किया और पीएम पर चीन को बचाने का आरोप लगा दिया। इधर अखिलेश यादव भी दबी जुबान में राहुल के बयान के समर्थन करते दिखे। पूरा देश बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। इसी तरह अगर आप वो लेख देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े। बहरहाल लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है, जिस पर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है। राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इसीलिए आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। इनमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जो आज राज्य में बड़ा पिछड़ा सम्मेलन करने जा रही है। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये बात समाजवादी पार्टी बखूबी जानती है। ऐसे में अखिलेश यादव आज महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसके जरिए वो जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन की लड़ाई तेज करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले महासम्मेलन में ओबीसी समाज के नेताओं को बुलाया गया है। ओबीसी से जुड़े पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिलेश यादव होंगे। सत्ता संग्राम में यूपी के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बहुमत जुटाया तो यूपी की 80 में से 71 सीटें उनकी झोली में थीं, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही निकाल पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसपी 10 और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ही सीट जीत पाई थी। बाद में समाजवादी पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट उपचुनाव में गंवा दी थी। अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी में ज्यादा सीटें जीतनी हैं तो फिर MY समीकरण के साथ पिछड़ा वोट अहम है। तो देखिए, टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार सस्ते दामों पर प्याज बेचेगी।
एनसीसीएफ प्याज की कीमतों से राहत देने के लिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दरों की बिक्री शुरू करेगी। टमाटर के बाद अब केंद्र सरकार सस्ते भाव पर प्याज मुहैया करवाने जा रही है। सस्ते भाव पर प्याज की बिक्री सरकारी एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनसीसीएफ करेगी। एनसीसीएफ 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचेगी। केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए प्याज का बफर स्टॉक 3 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन अब सरकार ने इसे 2 लाख टन और बढ़ा दिया है। यही नहीं, प्याज के एक्सपोर्ट पर अब 40% ड्यूटी भी लगा दी गई है। केंद्र सरकार के इस कदम को प्याज की कीमतों में तेजी की आशंका को दूर करने के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्याज पिछले साल से 14 गुना महंगा हो चुका है, यानी 15 दिनों में 10 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोबाइल वैन और खुदरा दुकानों पर प्याज बेचा जाएगा। दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत अभी 37 रुपए प्रति किलोग्राम है। दरअसल बारिश होने की वजह से प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। अभी जो प्याज आ रहा है वो नासिक से आ रहा है, जिससे लागत और बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में शनिवार की रात एक युवक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या का मकसद साफ नहीं है। आरोपी का कहना है कि गलत पहचान की वजह से दूसरे युवक की जान चली। राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज मर्डर। घर में घुसकर युवक को उतारा मौत के घाट। गलत पहचान से गई युवक की जान। शनिवार को दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। घर में घुसकर 27 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई। हर रोज की तरह राहुल नाम का शख्स अपने परिवार के साथ खाना खाकर आराम कर रहा था, तभी किसी ने अचानक दरवाजा खोलकर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। कपड़े लेकर आया था, बैग में सारे पैक पुक करके, मतलब उसका इरादा यही था कि मैं गोली मार के और कपड़े चेंज करके, नंबर प्लेट चेंज करके और यहाँ से फरार हो जाऊं, ना किसी को दिखूं। इधर पुलिस पूछताछ में आरोपी करण ने बताया कि उसका संजय नाम के एक शख्स से पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। उसी का बदला लेने के इरादे से उसने युवक पर गोली चला दी। गोली राहुल नाम के शख्स को लग गई। फिलहाल परिजन आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आरोपी करण पकड़ा गया है, वही इस पूरी हमला में शामिल था या किसी के कहने पर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, ये सारी चीजें अब आने वाले दिनों में क्लियर होंगी। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, फतेहपुर बेरी, दिल्ली। बड़ी खबर आपको दें, न्यूयॉर्क में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। विलियम्सबर्ग के ली एवेन्यू में भीषण आग से काफी ज्यादा नुकसान की आशंका है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। न्यूयॉर्क में भीषण आग का कहर, जहां ली एवेन्यू जो कि विलियम्सबर्ग में है, वहां पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और धुएं का उठता गुबार इस बात की बानगी कि कितनी भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं न्यूयॉर्क से। देखिए, आग पर काबू पाने के लिए कहा यह जा रहा है कि कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है, प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन जिस वक्त आग लगी और धुएं का काला गुबार यहां से उठा, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि आग लगने की वजह क्या, कितना नुकसान इसमें हुआ है, कोई जान माल का नुकसान भी हुआ है क्या, इसको लेकर और भी डिटेल्स हैं जो आनी बाकी है, आपसे साझा हम करेंगे। न्यूयॉर्क में भीषण आग का तांडव इस वक्त आप देख रहे हैं। विलियम्सबर्ग ये इलाका और यहाँ पर ली एवेन्यू, जिसमें आग की जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। जिस वक्त आग की लपटें यहाँ पर उठ रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। आग का काला गुबार, धुएं का काला गुबार आसमान में वो आप देख रहे हैं और इससे अंदाजा ये लग सकता है कि भयानक ये आग की लपटें और नुकसान भी जाहिर सी बात है कि इससे हुआ होगा। नुकसान की जो खबर है वो धीरे धीरे वहाँ से सामने आएगी और आग किस वजह से लगी ये भी जानकारी सामने आनी बाकी है। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर। तो देखिए, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से काले धुएं का गुबार उड़ रहा है और किस तरह से ये आग की लपटें लगातार बढ़ रही है और लगातार अफरा तफरी भी आप देख सकते हैं, लोगों की आवाज़ें सुन सकते हैं, किस तरह से लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में ये भीषण आग का कहर, आपको विलियम्सबर्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, वो राजनीति से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत, ये कहा जा रहा है। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत। संजय राउत फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा के सांसद हैं, ये आप जानते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर, रौनक कुकड़े हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रौनक, ये जानकारी कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत, कितनी सच्चाई इस खबर में और क्या डिटेल्स है?
ये देखिए, मुख्य तौर पर शिवसेना के लिहाज से बहुत बड़ी ये खबर जो है वो कही जा सकती है, कि जिस इलाके से संजय राउत को पार्टी चाहती है कि चुनावी मैदान में उतारा जाए, वो पूरा इलाका संजय राउत और शिवसेना का प्रभाव वाला इलाका रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट गठबंधन के वजह से बीजेपी के पास चली गई। मनोज कोटक बीजेपी से इस लोकसभा सीट से सांसद है, लेकिन आखिरी मौके तक बहुत खींचतान जो है वो देखने को मिली। पहले शिवसेना चाहती थी कि ये सीट उनके पाले में आए, और उस वक्त किरीट सोमैया भी एक वन ऑफ द कैंडिडेट थे, लेकिन शिवसेना इस बात पर अड़ गई थी कि अगर किरीट सोमैया को टिकट दी तो वे जो है ये चुनाव अलायंस से बाहर निकल जाएंगे। तो इतनी खींचतान देखने को मिली थी, और अगर वाकई में संजय राउत तो लोकसभा पार्टी उन्हें चाहती है कि सीट से चुनाव लड़े, अगर वहां से लड़ते तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुकाबला बहुत ही कठिन और कांटे का जो है सीट से देखने मिलेगा। जी ठीक है रौनक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए आगे बढ़ते, देखिए आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है, और इसी के साथ भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 33 रन से जीत लिया। डबलिन के द विलेज स्टेडियम में भारत ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में आयरिश टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। मैच का टारगेट पॉइंट भारतीय पारी के आखिरी 2 ओवर रहे। इनमें रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी ने 42 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 21 बॉलों पर 38 रनों का योगदान दिया, वहीं शिवम दुबे 16 बॉलों में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। 186 रन का टारगेट चेज करने उतरी आयरिश टीम 8 विकेट गंवाकर 152 रन ही बना सकी। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को डबलिन में खेला जाएगा। इस बार टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।